क्योंकि इस बात को समझने के लिए 3 उदाहरण काफी है कि एक जाहिल अनपढ़ को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, एक जिसको ई कॉमर्स या कॉमर्स नहीं समझ में आता है उसको आरबीआई का गवर्नर बना दिया। तो फिर इन जैसे भगवा वस्त्र पहने हुए, मैं आज भगवा वस्त्र पहन के इस समय प्रवचन देने लगूं तो आपके इस प्रोग्राम को कम से कम 10 लाख लोग देख लेंगे, आराम से। क्योंकि उसमें, और वो मेरे को नहीं देख रहे होंगे, मेरी बातों को नहीं सुन रहे होंगे, वो मेरे भगवा वस्त्र को और टीके को देख रहे होंगे। मेरे भारत के अंदर 90% लो आईक्यू लोग रहते हैं। ये आपको राजनीतिक लोग नहीं बताएंगे, नहीं क्योंकि बताएंगे। राजनीतिक लोगों के लिए वही लोग कीमती वोटर हैं। लेकिन मैं एक आम भारतीय हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ने, मुझे कोई लालसा नहीं है, इसलिए मैं सच बोल सकता हूं। तो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कितना कुछ हो रहा है बाबा जी के हवाले से। हमारा मुल्क सूफियों का, संतों का, साधुओं का रहा है, हमेशा से रहा है। और एक वक्त था जब राम, रहीम और खुसरू हमारे यहाँ थे और सब मिलके रहते थे, मोहब्बत के गीत गाते थे। मगर आजकल हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव के जो प्रवचन तो नहीं कहूंगी क्योंकि वो बड़ी पॉजिटिव चीज है, उसने बड़े जहन बनाए हैं हिंदुस्तान की आवाम के हमारे माजी में। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल बाबा हैं या एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं। उसमें कोई, हमें किसी को भी कोई एतराज नहीं है, आप बाबा हैं, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन जब ये बिजनेस मेन स्ट्रीम मीडिया में एंटर हो जाए, पूरी तरह इंसर्ट हो जाए और उसको अपने काबू में करने की कोशिश करें, तब मसाइल जो हैं वो खड़े होते हैं। और मसाइल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर जब वहां जाकर उनके लिए एक मार्केटिंग एजेंट जैसा कि लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका काम करता है, तब अफसोस भी होता है और सवाल भी खड़े होते हैं। और हमारे पास इसी तरह के बाबा जी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हम चाहते हैं कि इसका जवाब हमें निशात वर्मा साहब दें, जो नेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एंड लॉयर हैं, दिल्ली बेस्ड हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम वतन की बात में निशात साहब, एंड थैंक यू सो मच कि आपने बहुत क्विक, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहला सवाल ये कहूंगी कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना रहे थे। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, जो इतने सारे रिलीजन, लैंग्वेजेस और लोगों को लेके चल रही है। भी कंपनी का, क्योंकि ये जो बाबा ने जो सारा पतंजलि का जो एक पूरा ग्राफ तैयार किया है, ये कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर किसी पर्सनल कंपनी, जो एक आदमी काम कर रहा है, उसके मार्केटिंग एजेंट कैसे हो सकता है और क्या होना चाहिए उसे? ये मेरा आपसे पहला सवाल होगा। देखिए रजिया जी, शुक्रिया वतन की बात में मुझे इनवाइट करने का। बहुत उम्दा और इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसके दो भाग हैं कि कहाँ तो 2014 में सपना दिखाया गया था कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। एक्चुअली वो सपना नहीं था, प्रोपेगेंडा था। 2014 से लेकर के 2021 तक जो भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह वगैरह बोलते आए हैं, ये प्रोपेगेंडा होता है। तो इन बातों को हम सब जानते हैं, अमित शाह की भाषा में ये जुमले हैं, और पॉलिटिकल राजनीतिक जुमले खास करके चुनाव में फेंके जाते हैं। तो विश्व गुरु इत्यादि की जो बातें हैं, ये एक आई वॉश है, ढकोसला है, इन पे ज्यादा तवज्जो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पॉलिटिकल बात, ये उन लोगों के लिए है जो गांव देहात में रहते हैं, बेचारे दिहाड़ी कमाते हैं, और उनके लिए कोई प्रधानमंत्री बनने वाला आदमी या प्रधानमंत्री बोल दे हम तुमको विश्व गुरु बनाएंगे, तो वो सोचता है कि पता नहीं हमारा भी अमेरिका जैसा घर होगा और अमेरिका जैसे हालात हो जाएंगे। तो ये आई वॉश है। आते हैं बात के स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े शीर्ष नेता रामदेव के साथ क्यों है, या उसका मार्केटिंग क्यों करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक आध मिनट चाहिए। देखिए, पहले यह समझने की आवश्यकता है कि रामदेव है कौन। क्या ये बाबा है, संत है, बहुत साधु अहम है? सवाल है जी। नहीं, ना तो ये कोई बाबा है, ना ये संत है, ना ये साधु है।
मान लीजिए मैं आपके प्रोग्राम पे अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कह दूं आज से मैं बाबा, तो फिर मैं हो गया बाबा। जी। ये बड़ा समझने वाली बात है, और इसका कारण चला जाता है 1970 के दशक में। लोगों को याद रहे कि भाई 1970 का 1970s का जो डिकेड था, दशक था, तो उस समय इंडिया से एक बहुत फेमस चीज चलती थी कि हिप्पीज इंडिया में बहुत आते थे, हिप्पी लोग जो कहलाते थे। जैसे अमेरिका से आते थे, जर्मनी, फ्रांस, पता नहीं कहाँ कहाँ से हिप्पी आते थे, और यहाँ पे चरस गांजा का बड़ा मजा लेते थे, आश्रमों में जाते थे और जाने धुनी लगाते थे। तो वी ऑल नो एक कल्चर बन गया था कि ये जो योगा के नाम पे ये जो भोगा हुआ करता था 1970 के दशक में, वही चीज 80 के दशक में आते आते खत्म होने लगी। 1990 के दशक में अगर याद किया जाए तो फिर दोबारा इस योगा के नाम पे विदेशों में प्रचलन शुरू हुआ। कई बड़े बड़े, अगर आप कैलिफोर्निया से उठा करके मैसाचुसेट्स तक ले जाएंगे, अमेरिका में ही न्यूयॉर्क से लेके मायामी तक देखेंगे, तो बड़े बड़े योगा सेंटर खुल गए और उसकी ब्रांचेस खुल गई। ये 1990 का वो दशक था जब भारत से, क्योंकि भारत ही योगा का प्रणेता है, जनेता है, बहुत सारे लोगों को जिनको थोड़ा सा प्राणायाम आ जाए या कुछ आसन आ जाए तो उठा के योगा गुरु बना के वहां ले जाया जाता था उन देशों में, और प्रचार होता था। रामदेव, करमवीर और ऐसे कुछ और लोग थे जिनको थोड़ा योगा आता था, क्योंकि हमारे देश में लगभग हम लोग स्कूल से योगा सीखते आए हैं। इन्होंने प्रोफेशनली योगा किया था, और रामदेव उन 4-5 लोगों में से था जो विदेशों में ट्रिप पे जाने लगा और योगा क्लासेस कंडक्ट करने लगा। यही वो रामदेव है जो सन 2000 में, और मार्क कीजिएगा इस साल को, सन 2000 में आस्था चैनल, क्योंकि भारत में बड़े रिलीजियस चैनल चलते हैं, एक भारत में एक बड़ा नाम है आस्था चैनल, उसके एक मार्केटिंग प्रोड्यूसर ने इसका 15 मिनट का एक क्रिया, नवली क्रिया कहते हैं, जिसमें पेट को चर्न किया जाता है, वो करती हुई एक वीडियो इसने हरिद्वार में इस बंदे की बनाई जिसका नाम है रामदेव, और अपने मालिकों को दिखाया कि ये हम लोग दोपहर में जो प्रोग्राम चलाते हैं उसमें इस रामदेव का ये वाला चलाए और बहुत बढ़िया चलेगा। मान के चलिए कि आस्था चैनल के दो गुप्ता जी हैं, महेश गुप्ता और एक दूसरा मालिक जो है, उन्होंने मना कर दिया कि फालतू की बकवास नहीं चलाएंगे, कोई अच्छा प्रोग्राम बना करके दिखाओ। जब रिजेक्शन हुआ तो ये रामदेव चला गया संस्कार चैनल के पास। जैसे आस्था है वैसे ही संस्कार है, और संस्कार चैनल में एक फलानी तारीख को उसने 15 मिनट के लिए टाइम खरीदा। वैसे भी ये अमेरिका और विदेश जाया करता था तो डॉलर तो कमाता ही था, थोड़े बहुत पैसे बन गए थे, तो रामदेव ने 15 मिनट का स्लॉट खरीदा और यही नवली क्रिया का वीडियो वहां पे उसने चलाया, जो हो गया सुपर हिट। क्योंकि पब्लिक को, इट इज इन इंग्लिश एज वी कॉल वैरायटी इज द स्पाइस इन लाइफ, तो लोगों को कुछ नया देखने को मिला। इस चीज के बाद सन 2003, 2004, 2005 एंड ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो बाबा रामदेव बन गए, और उन्होंने टेलीविजन पे सेलिब्रिटीज के साथ, फिल्म स्टारों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ अपने योगा शिविर लगाने शुरू किए। इससे मिला इनको मोटा पैसा, और ये उस समय तक बाबा रामदेव बन गए। अब आप इसमें ये तवज्जो दीजिएगा दोस्तों कि बाबा क्यों कहलाने लगे। उस जमाने में 1990 के दशक में जितने भी योगा गुरु थे, मेरे स्कूल के टीचर के जो थे योगा गुरु से लेके करमवीर और जितने भी थे, कोई भी भगवा वस्त्र नहीं पहनता था, कोई भी गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता था। ये आदमी भगवा वस्त्र पहनता था। इसे वो चीज समझ में आ गई थी कि योगा प्लस भगवा वस्त्र, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो इसने प्राइवेटली किया, हिंदुओं को अपील और अट्रैक्ट। ये बात 2004 और 5 तक चलती रही। ये आदमी का, ठीक है, हर एक इंसान को अपने आप को बड़ा बनाने का अधिकार है, इसने अपने आप को बड़ा बनाया, बाबा स्वामी रामदेव बन गए योग गुरु, जिनको पता नहीं हमें कि योगा सच में आता भी है या नहीं। क्योंकि अगर मैं 100 मीटर दौड़ लूंगा तो मैं बेन जॉनसन नहीं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं बनता। But in any ways, if I have projected myself, if Baba Ramdev has projected and become something, तो भैया ठीक है, वो बन गए। अब आती है कि इनकी फिर राजनीति में पैठ कैसे आई।
भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ढूंढती रही है 1980 के दशक से, जब से वो पैदा हुई है, कि जहां कोई हिंदू, हिंदू लीडर, हिंदू रिलीजियस लीडर, संत, साधु, जो भी नाम लगा लीजिए, इनको उठा के कैसे वोट कलेक्ट किए जाए। आसाराम से लेके राम रहीम तक हर एक के पास भारतीय जनता पार्टी अपना मत्था बिल्कुल, टेकते आई है। तो इसमें इनको एक ये भाई साहब भी मिल गए, गेरुआ वस्त्र पहनते थे। याद कर लीजिए, आसाराम कभी गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता था, एब्सोल्युटली, राम एब्सोल्युटली। रहीम कभी गेरुआ। तो एक आदमी जो कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हो, तो हमारे देश में, भारत में तो लोगों को यही नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में फर्क क्या होता है। तो वहां भगवा वस्त्र पहन के कोई पेट हिला रहा है तो बहुत बड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ा इस्तेमाल इनका कभी अगर नजर के सामने आया तो वो 2011 में था, जब इन्होंने काले धन को लेकर के इन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में ड्रामा किया था। ड्रामा और किया था। दोस्तों ये समझ लीजिए, रजिया जी ये समझ लीजिए, वो ड्रामा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्ट है, उस पे इन पे केस हुआ था, और इस वजह से इन्होंने ड्रामा किया था। और उसके बाद ये सलवारी बाबा के नाम से फेमस हुए थे। ये व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उस हद तक इस्तेमाल किया कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, तब नॉर्थ गुजरात में मुफ्त में जमीनें दी गई। इसी तरीके वाह! से शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्त में जमीनें दी, वसुंधरा राजे ने मुफ्त में जमीनें दी। वाह! जिस किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वो वैसे भी हर बाबा संत जो भी बन जाता है, यहाँ तक कि आसाराम को मुफ्त में जमीनें दी हुई थी। बिजनेसमैन की तो बात ही अलग होती। हुँ, उन्होंने जब कैलिब्रेट किया 2011-12 में, तो उनको एक ऐसा आदमी मिला भगवा वस्त्र पहना हुआ, ना आसाराम ना राम रहीम, उन्हें मिला रामदेव कि जिसका वो राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, प्लस एक चीज याद रहे कि ये वही व्यक्ति है जिसमें बीजेपी ने अपने पैसे लगाए, और साथ ही साथ इसकी कंपनियां खड़ी करी, उसी ने तो जमीन दी थी। वहां पे इन्होंने औषधि के नाम पे जाने क्या बनाना शुरू किया, हुँ। जिसका कोई पता नहीं, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि पतंजलि अगर आई तभी आयुर्वेद आया हो। धन्वंतरी का आयुर्वेद जो है वो वो तो आज बहुत से पुरानी हजारों साल हमारी पहले तारीख से है। चलता है। और हुँ, डाबर से लेकर के जंडू फार्मास्यूटिकल से लेकर जितनी कंपनियां हैं, कई कई सालों से इस देश में बहुत बेहतरीन आयुर्वेद का दवाइयों का सप्लाई करती आई। उसमें से ये पहुंच गए जीन्स बनाने में और मैगी बनाने में और जाने क्या हुँ, क्या बनाने में। हुँ, और वो जो पैसा आता है, क्योंकि इनकी कंपनी पे कोई छत्र छाया है मोदी जी की, उसका कोई हिसाब नहीं होता। और अंत में भारतीय जनता पार्टी को जैसे अंबानी और अडानी पैसा देते हैं, ये आदमी भी पैसा देता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो मुझे मेरा राजनीति चलाने के लिए माल देगा, उसका तो मैं साथ ही दूंगा ना। ये है राम। सारी कहानी ये है। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर सोनिया गांधी देखिए हम हैं, आप हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव नहीं करते हैं, जो गलत है, चाहे सोनिया गलत करेंगी तो हम उनको भी कहेंगे। अगर वो एक लेटर लिख देती हैं कहीं कि भई आपने वो अ, कोविड पर फोकस किया जाए, पॉलिटिक्स पर या कुंभ पर या तबलीगी जमात पर या बला बला, बस सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग इज कोविड। और हम और आप देख रहे हैं कि क्या हाल है दिल्ली में स्पेशली, और यूपी में। तो नड्डा साहब को बहुत तकलीफ हो जाती है और वो फौरन रिएक्ट कर देते हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे बेशुमार लोग रिएक्ट कर देते हैं कि हाँ ये सोनिया गांधी जो है वो हमारी आवाम को डरा रही हैं। आज ये सिस्टम खामोश है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिक्स, क्योंकि बाबा रामदेव के हाथ में तो मैन पावर है ना, उनकी फैन देखिए फॉलोइंग है, उनका ये है। तो मतलब ये जो दोहरा मापदंड हो रहा है सिस्टम का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रजिया जी, सबसे पहली बात है कि अंग्रेजी में कहावत है, कंपेयर एप्पल टू एन एप्पल। यस। यानी कि दो जो समानांतर होते हैं उन्हीं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, या उनमें कमी या बेहतरी ढूंढी जाती है। जस्ट बिकॉज कोई राजनीतिक पार्टी सीटें जीत करके पावर में आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है बड़ी संस्कारी हो गई। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले और चीफ मिनिस्टर गुजरात रहते समय ये कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखा जाएगा। जी, जी। और आज हकीकत ये है कि ये बेचारे इतने लाचार हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 7 साल में, कि इनको यही नहीं पता कि सरकार को सरकार कहें या सिस्टम कहें। पहले ये सिस्टम को सरकार के नाम से कोसते थे, और अब ये सिस्टम को सरकार के नाम से नहीं पर सिस्टम के नाम से कोसते हैं।
इसका तात्पर्य ये नहीं होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि इनमें बुद्धि नहीं है, ये कूड़ बुद्धि है। हिंदी में कहते हैं कूड़ बुद्धि, यानी कि जिसका दिमाग बहुत छोटा हो, कम हो। ये जो कूड़ बुद्धि लोग होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे किसी और पार्टी के हो, चाहे आम जनता हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति जब हारने लगता है तो दूसरे पे ब्लेम या अपने से छटकाने लगता है अपनी ब्लेम को। मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं की पहले की आदत है कि इनके अंदर दो रत्ती का दिमाग नहीं होता गवर्नेंस का। वैसे बड़ा दिमाग होता है, हिंदू मुसलमान करा देंगे, लड़ाई करा देंगे, हिंदू पाकिस्तान करा देंगे, इत्यादि फालतू की बकवास कर लेंगे। लेकिन जब गवर्नेंस का नंबर आता है, यानी कि सरकार चलाने का, लोगों का भला करने का, तो उसमें इनका सबसे पहले रजिया जी कारण ये है घबरा जाने का, क्योंकि ये जब जिस गद्दी पे पहुंचते हैं, जीत के पहुंचते हैं, उसके लिए गलत रास्ता अपनाते हैं। ये लोग कभी अच्छे रास्ते या समाज की सेवा करते हुए गद्दी तक नहीं पहुंचते, यानी कि ये अच्छे लोग नहीं है मेरी भाषा में। तो जो अच्छा व्यक्ति ही नहीं है तो उससे अच्छे की अपेक्षा करना मेरी बेवकूफी होगी, लोगों की बेवकूफी होगी। माना कि वो रावण जो है लंका का पति बन गया था, लेकिन उससे अच्छाई की अपेक्षा करना ये मेरी और आपकी और हम लोगों की बेवकूफी है, ना कि किसी और की। दूसरी बात कि इसके अंदर रामदेव जैसे लोगों को ये क्यों बचात रहे हैं, क्यों सिस्टम बन गया, क्यों परेशानी देख रहे हैं नड्डा जैसे लोग। भाई एक सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो है ही रिएक्टिव पार्टी, वो एक्टिव नहीं है। उनके पास ना नीति है, ना कोई सूरत है, ना सीरत है, ना चाल है, ना चलन है, ना कोई पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है। निर्मल भारत चल रहा था, स्वच्छ भारत बना दिया, फलाना चल रहा था, ढिमाका बना दिया। यानी इनके पास सिर्फ एक चीज है, राम के नाम पे मुसलमान के नाम को बदनाम करके, हिंदू के नाम पे पाकिस्तान का करके, उल्टा सीधा बकबक कर करके लोगों को, हमारे लोगों को, मैं माफ करिएगा, हमारे लोग भी इतने महान और अकलमंद हैं कि बेवकूफों को सत्ता पकड़ा देते हैं। तो जब इस तरीके के हालात होंगे, तो रामदेव जिसने 2013 में साफ कह दिया था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा, आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज किसी के अंदर दम नहीं है। 10 लाख डॉक्टर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भारत में, और उससे कहीं ज्यादा नर्सें और स्टाफ होगा हॉस्पिटल का और क्लिनिक्स का। यानी कि अगर मैं मिनिमम अमाउंट 10 लाख भी समझूं नंबर, इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स आज प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि ऐसे बकवास मिस्टर रामदेव के सामने देशद्रोह का आरोप लगा करके उसके ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वही 10 लाख डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जिसको मोदी जी कोरोना वॉरियर्स कहते नहीं थकते, उनके लिए आंसू बहाते नहीं थकते। और हमारे सीडीएस रिटायर्ड जनरल बिपिन रावत जो है वो उनके लिए पुष्प वर्षा करते नहीं थकते। और आज की तारीख में वो 10 लाख कोरोना वॉरियर्स भाड़ में गए, और ये एक इनका नालायक रामदेव, क्योंकि इनके भगवा वस्त्र पहनता है, हिंदुओं को, गरीब और अनजान व्यक्तियों को बेवकूफ बनाता है, अननोन लोगों को, और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को पैसे देता है। तो साहब ऐसा है कि रावण का भी अहंकार था और नाश कैसे हुआ सबने देखा। हम भी देखेंगे कि मोदी का अहंकार कैसे टूटेगा, और रामदेव जैसे आसाराम के पीछे पीछे जेल जाएंगे सदा के लिए। इस सिचुएशन में कि जब हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पूरा स्टाफ पिछले 1.5-2 साल से लगा पड़ा है, जाने दे रहा है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगी कि ये जो खामोशी है हमारे सिस्टम की, बहुत ही नाजायज और बहुत ही मतलब तकलीफ दे है उन तमाम फैमिलीज के लिए जिनके घर वाले पिछले 2 साल से, जिनके घरों से लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। तो ये जो जो ट्विस्ट आया है या किसी भी हुकूमत के बिहेवियर में, वो कहीं ना कहीं हमें एट्रोसिटी की तरफ ले जाता है, डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है। आपका क्या टेक होगा इस पर? 2-3 बातें हैं। ये जो है, ये वन अपमैनशिप का जो ड्रामा है, ये सिर्फ ये मोदी और अटल बिहारी जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हमारे रहे, इन्हीं लोगों का काम, क्योंकि ये मिल बांट के नहीं रहते हैं। इन्हें बस हम हैं, आई मी माई सेल्फ वाला तरीका। बात आ रही है जो आपने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर के, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और स्टाफ है वगैरह, उनको लेकर के जिस तरीके का बिहेवियर, एक आदमी आता है और बकवास कर जाता है, और फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री
इसलिए चुप है क्योंकि हमारा सिस्टम नपुंसक है, हमारी सरकार नपुंसक है, हमारी गवर्नेंस नपुंसक है, भारतीय जनता पार्टी नपुंसक है। अगर आज शर्जील इमाम होता और इसने कहा होता तो अब तक रासुका लग गई होती, अमित शाह जाग चुका होता और सब कुछ कर लिया होता। लेकिन क्योंकि इनका भगवा वस्त्र ओढ़े, ये एक आंख से सबको देखने वाला, एक नजर से देखने वाला, पता नहीं कला कांति जाने केश कांति बालों में लगा करके अपने आप को ब्लैक ब्लैक कहने वाला, ये जो बेवकूफ आदमी बोल रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्यारा है, उनको पैसे देता है, उनके बलबूते पे पला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत डिपेंडेंसी होती है ऐसे भगवा का वस्त्र पहन करके काम करने वाले सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा एंड स्वामी की, इसलिए ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये याद करता हूं कि कैसे आसाराम के सामने अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, शिवराज सिंह, वसुंधरा, मोदी सब नतमस्तक होते थे क्योंकि उन्हें वोटों की जरूरत होती थी। राम रहीम के अड्डों पे जाकर के या उनके शहरों में जाकर के कैसे मोदी जी जैसे लोग मैं फलाने की जमीन पे आया हूं का नाटक करते थे, क्योंकि इन्हें वोटों से मतलब है, इन्हें आप आम जनता से कतई मतलब नहीं। ये अमेरिका जाकर के हाउडी मोदी के अंदर जो भी नौटंकी करते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये अमरीकियों ने किया है, तो माफ कीजिए, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ प्रोग्राम था, उसका कौन ऑर्गेनाइजर था और कितना पैसा और क्यों खर्च हुआ। ये सिर्फ आई वॉश करने की बातें होती हैं। 10 लाख कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स हैं मेरे देश भारत के अंदर। ये रामदेव कहता है 10,000 की मृत्यु हो गई कोरोना से। इस आदमी के तो कान उमेट करके इसको जेल में ऐसे डालना चाहिए, क्योंकि आईएमए की फिगर्स हैं कि पिछले साल 2020 में, जबकि फेज 1 या लहर जिसको पहली लहर कहा गया कोरोना की, उसमें तकरीबन 500 550 डॉक्टरों की मृत्यु हुई थी कोरोना से, ये बात साफ है। और इस समय करीब 700 के आसपास लहर 2 में मृत्यु हुई है, ये भी आईएमए ने ही डिक्लेयर किया है, मैं एक राउंड फिगर में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसमें डॉक्टर्स ने ये भी कहा आईएमए के कि जो पहली फेज में मृत्यु हुई थी तब कोई वैक्सीन नाम की चीज तो थी नहीं, तब तो हर जगह पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा था, भारत में भी मचा था। तो ये रामदेव जैसे लोग जो है कि 10,000 की मृत्यु हो गई, विच इज 1% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया अंडर आईएमए, 10 लाख का 1% 10,000 होता है। ये आदमी कुछ भी बक देता है क्योंकि इसको मोदी की दोस्ती है। जैसे मोदी जी हमारे जुमले फेंक देते हैं, शोएब अख्तर से ज्यादा तेज बॉलिंग करते हैं, बस ये क्रिकेट नहीं खेलते, वैसे ही ये आदमी है कि इसको भी वही चस्का लगा हुआ है कि जो मन में आया वो बक दिया। अब देखिए उदाहरण के तौर पे इनके आचार्य बालकृष्णन कहलाते हैं, और ये खुद रामदेव जो है, रामदेव ने दुनिया भर के 25 सवाल करके आईएमए को भेज दिया कि क्या आपकी दवाई ने इस तरीके से काम किया, फलाना किया, ये किया, आप लोगों ने क्या किया, एलोपैथी ने क्या किया। कमाल की बात यह है कि आईएमए का जो उत्तराखंड का चैप्टर है उसने उनको जवाब भी दिया जी। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि रामदेव और बालाकृष्णन को साइड में रख के कोई जो आयुर्वेदाचार्य है, ऑथराइज्ड, इनके पास डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस हो, वो आकर के हमारे सामने 1 to 1 सामने बैठ के चर्चा करे तो हम जवाब देंगे। क्योंकि आज तक रामदेव ने या बालाकृष्णन ने ये तो दिखाया नहीं है कि वो कोई ऑथराइज्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदाचार्य हो, तो उनसे बात नहीं करेंगे, ये तो फालतू लोग हैं। और उसके बाद ये आपके जो 25 सवाल है इन पे चर्चा करेंगे, वो भी मीडिया की नजर के सामने और लोगों की नजर के सामने। इतनी बेइज्जती इस आदमी की इसलिए होती है क्योंकि ये सोचते हैं, और बहुत से लोग भारत में ये सोचने लगे हैं कि बस अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो अंत तक रहेगी। भूल जाते हैं कि गीता का उपदेश है, परिवर्तन संसार का नियम है, और जब थप्पड़ पड़ता है तो बहुत लंबे चले जाते हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से हमारे डॉक्टरों को बदनाम करने की इस आदमी ने कोशिश की है, मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा कि ये मेरे देश का अजमल कसाब है, सच्ची में सही, ये मेरे देश का, भारत का पैदा किया हुआ वो अजमल कसाब है जो यहाँ पे बैठ करके बिना बंदूक के हमारे डॉक्टरों को उस तरीके से आतंक के तौर पे आतंकित करने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें आग में घी नरेंद्र मोदी और अमित शाह डाल रहे हैं कि आज 3-4 दिन हो गए, उनमें दम नहीं है कि इस तरीके से देशद्रोह की बात करने वाले को जेल में डाला जाए, और मेरे हिसाब से तो फांसी पे चढ़ाया। एक बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत कम क्या, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, और जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी कोई डिग्री उसके पास नहीं है। और वो लोग जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन साल एजुकेशन हासिल करने में दिए, आप उनको इंसल्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो जी
देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि इस बात को समझने के लिए 3 उदाहरण काफी है कि एक जाहिल अनपढ़ को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, एक जिसको ई कॉमर्स या कॉमर्स नहीं समझ में आता है उसको आरबीआई का गवर्नर बना दिया। तो फिर इन जैसे भगवा वस्त्र पहने हुए, मैं आज भगवा वस्त्र पहन के इस समय प्रवचन देने लगूं तो आपके इस प्रोग्राम को कम से कम 10 लाख लोग देख लेंगे, आराम से। क्योंकि उसमें, और वो मेरे को नहीं देख रहे होंगे, मेरी बातों को नहीं सुन रहे होंगे, वो मेरे भगवा वस्त्र को और टीके को देख रहे होंगे। मेरे भारत के अंदर 90% लो आईक्यू लोग रहते हैं। ये आपको राजनीतिक लोग नहीं बताएंगे, नहीं क्योंकि बताएंगे। राजनीतिक लोगों के लिए वही लोग कीमती वोटर हैं। लेकिन मैं एक आम भारतीय हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ने, मुझे कोई लालसा नहीं है, इसलिए मैं 90% मेरे भारत के अंदर लो आईक्यू लोग रहते हैं। और इसका एजुकेशन क्वेश्चन ईक्यू से कोई तात्पर्य नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा होगा तो भी अकल घुटने में होगी, क्योंकि बचपन से वो एक ही चीज सीखी है। 90% की मेरी जनसंख्या है, 135 करोड़ में से अंदाजन 100 करोड़ जो है वो लो आईक्यू हैं। इसका मतलब मैं उनको गरिया नहीं रहा हूं, मैं उनको हम्म। मिरर दिखा रहा हूं कि बेटा तुम हो ऐसे। और इसीलिए ऐसे बेवकूफों के बहकावे में आके पतंजलि से लेके भारतीय जनता पार्टी तक को तुम सपोर्ट करते हो। और जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, होते हैं पुलिस वाले भी 4-5 जो गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते, उनके खिलाफ तो हम भी लड़ते हैं, लेकिन बाकी तो हमारी रक्षा के लिए होते हैं। कोर्स। उसी तरीके से भारत सरकार द्वारा मान्य पद्धति को, जिसके अंदर एलोपैथी के हिसाब से जो इलाज होना है वो आईसीएमआर और भारत सरकार, और सबसे बड़ी बात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कानून जो मार्च 2020 से आज तक लगा हुआ है, जिसके चेयरमैन मोदी जी हैं, उनकी गाइडलाइंस में होती हुई चीजें जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसको ये एक पागल आदमी जिसका दिमाग खराब है, वैसे तो नहीं है, बहुत अकलमंद है, तभी तो इतने अरबों रुपए बना लिए, $multi-billion, लेकिन अगर ये आदमी बोलता है तो ये हमारे डॉक्टरों से ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। क्योंकि हाँ इसका बिल्कुल। मतलब तो ये निकलता है कि भारत का प्रधानमंत्री बेवकूफ है, नरेंद्र मोदी गधा है, तभी तो उसने ये कानून लगा रखा है और तभी तो ये कार्यवाही करने के डॉक्टरों को बोल रखा है। रामदेव का एक ही मतलब है, नरेंद्र मोदी गधा है, इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और फिर भी लोग लगे भजन करने में, तब क्या करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम देख भी रहे हैं कि इतना कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन जो हमारे जो वोटर्स हैं, कॉमन आदमी, कॉमन लोग, वो आज भी जय 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 जय, यार हम देख तो लो कि हिंदुस्तान जा किस तरफ रहा है। तो कोई क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी एपिसोड इनका हुआ, जो कुछ भी इन्होंने गलत बातें कही हैं हमारे डॉक्टर्स के बारे में, आवाम के बारे में, लोगों के बारे में, आम आदमी को बेवकूफ बनाना हुआ ये तो लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रेशर आया इनके ऊपर। और बस मैं लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे, कि क्या सिर्फ सॉरी बोल देना इज इनफ इन दिस सिचुएशन? जिस तरह का सॉरी बोला है, आपने पढ़ा ही होगा उसको। देखिए, सॉरी वॉरी तो कुछ बोला नहीं है, क्योंकि वो जो सॉरी का नाटक है वो सावरकर तक ही ठीक है, हम्म। और सावरकर के फॉलोअर्स तक ठीक है। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया मंत्र दिया है, जो अब भारत में फॉलो हो रहा है, कई अन्य मामलों में, इस मामले में भी होगा। और वो मंत्र है, घर में घुस के मारे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो पराकाष्ठा हो गई है बेवकूफाना हद की, कि जिसके अंदर कानून का तो मान हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग कानून का मान सम्मान नहीं करते उनको कानूनी तौर पे घर में घुस के मारा जाएगा। चाहे वो सरकार हमारी निकम्मी हो, चाहे कोई राज्य सरकार नपुंसक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पुलिस एक्शन लेती है नहीं लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय मैं आपको जानकारी दे दूं कि सैकड़ों केस रामदेव पे हो चुके हैं। आईएमए ने खुद उस पे क्रिमिनल फौजदारी और साथ में डेफेमेशन, मानहानि का दावा 1,000 करोड़ का किया हुआ है। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर रामदेव पूरा का पूरा स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं तो आईएमए का कहना यह है कि हम मानहानि और फौजदारी मुकदमा लेने की सोचेंगे। लेकिन इसके उपरांत दिल्ली और अन्य राज्यों में आम लोगों ने जो इस पे केस किए हैं, जैसे आज से कुछ साल पहले भी हुए थे, वो इस समय बादस्तूर जारी हैं। सवाल ये नहीं है कि ये माफी मांग ले या केस हो, या अब सवाल ये आता है कि मोदी जी अपनी राजनीतिक नपुंसकता कब तक दिखाएंगे। सवाल ये आता है कि अमित शाह कब तक मुसलमानों पे रासुका लगाएगा और ऐसे भगवा ओढ़े वस्त्रों को जाने देगा या बचाएगा। क्योंकि अगर यही चीज आगे चली तो वही होगा जो बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु वगैरह राज्यों में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा, इसी वोटर ने जो बहुत मोदी पसंद हो गया था, ऐसा राजनीतिक करारा तमाचा मारा कि दूसरा गाल दिखाने लायक ये नहीं रहे। अगर ये लोग ये सोचते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम नहीं है, तो फिर ये ना तो गीता को समझे, यानी गीता उपदेश को समझे, और ना दुनियादारी को समझे। होगा ये कि ये लोग ऐसे गायब होंगे रजिया जी, और यही आम पब्लिक भारत की करेगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में किया था, और बाद में लौटे हुए दिखाई दिए थे, बीच में कहीं नहीं दिखाई। नहीं, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्या सूरत-ए-हाल है। शायद कल एक और कुछ मैं देख रही थी, यूट्यूबर्स ने डाला हुआ था कि बाबा ने 3-4 बच्चों को 5-7 साल के, 6 साल के बंदी बना के रखा हुआ है, और वो बात भी शायद सामने आ गई। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमारे यहाँ रात थी और मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे देख के आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। क्या ये कुछ ऐसी हकीकत है कि इस तरह का कोई चीज़ इनके साथ है, कोई केस या कोई मसला, जहाँ ये बच्चों को बंदी बनाए हुए हैं? जी, इसमें मामला कुछ यूं है कि छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चे थे जो इनके आश्रम में जो स्कूल्स होते हैं हुँ, अलग अलग जगहों पे, हुँ, उसमें पढ़ते थे, जिसमें फीस ना भर पाने की वजह से इन बच्चों को इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जाने नहीं दे रहा था। हुँ, और उन बच्चों के माँ बाप ने फिर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से गुहार लगाई, भूपेश बघेल साहब से, और कंप्लेंट वगैरह फाइल की है कि भाई फीस नहीं भर पाने के एवज में ये जो बंधक बना लिया है, इन बच्चों को हुँ, छुड़ाया जाए। तो निकल के यही आ रहा है कि शायद रामदेव ने खुद अपना हाथ पकड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ, क्रिमिनल लायबिलिटी तो उस आदमी की बनती है कि अगर उसके किसी भी इंस्टीट्यूशन ने किसी बच्चे को अगर बंधक बनाया हो। इस पे जांच आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ का यह मामला है, छत्तीसगढ़ हुँ, के बच्चे थे जो इनके किसी आश्रम में जो स्कूल्स होते हैं उसमें पढ़ते थे, फीस ना दे पाने के एवज में उस एडमिनिस्ट्रेशन ने, रामदेव के एडमिनिस्ट्रेशन ने बंधक बना लिया था। और ये दूसरा तमाचा है हाल में, क्योंकि अभी हमने देखा कि कैसे अलवर जिला जो राजस्थान है उसके खैरथल में जो रामदेव की जो पतंजलि की सरसों का तेल बनाने वाली, माफ कीजिएगा, हुँ, मिलावटी सरसों का तेल बना करके लोगों को तेल लगाने वाला जो काम धंधा कर रहा था, उसको राजस्थान सरकार ने सीज कर दिया है। और ये इसी तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी। मैं तो ये समझता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी जितना कोशिश कर लें, अब ये बाबा, झूठा बाबा तलवार दोबारा पहनेगा। एंड जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू पीपल इन यूएस, एटलीस्ट आई कैन से दिस, यस। maybe this time he will not run away in salwar but a bikini. पता नहीं, ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर 100% है कि कहीं न कहीं हमें हम लोग बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान में दिल तो रहता है, फिज़िकली हम लोग बाहर हैं, तो कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही अनएजुकेटेड लोग ना सिर्फ़ सत्ता में बैठे हुए हैं, अब हम देख रहे हैं कि बिज़नेस में भी हैं और हर फ़ील्ड में हैं, एजुकेशन में भी हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को लाके बिठाया गया है। ये मेरा आखिरी सवाल है, आप हमें क्विक बता दीजिए कि ये कब तक चलेगा? देखिए, मैं बड़ा आप लोगों को खुश नसीब समझता हूं कि आप लोगों ने अमेरिका में रहते हुए इस चीज को, जो सवाल आपका है वो अमेरिका और इंडिया दोनों पे लागू होता है एक समान से, जी, क्योंकि कई चीजें बड़ी कॉमन है, डेमोक्रेसी कॉमन है, और गवर्नेंस करने का जो तरीका हालिया देखा था आप लोगों ने और जो हम अभी तक देख रहे हैं, जी, वो काफी कुछ हद तक सेम था। इसलिए अमेरिका वासियों ने तो उस चीज को सीख लिया और अपनी सरकार बदल ली, लेकिन भारत में वो अभी हाल थोड़े समय में हो जाएगा। क्योंकि हकीकत मानिए, जो चीज आप लोग सीख गए और हम सीख रहे हैं वो ये है कि बंदर चुनोगे तो सर्कस ही देखोगे। आप लोगों ने बंदर बदल लिया, हम लोगों का शायद थोड़ा समय और लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही दुआ करेंगे कि सत्ता ज़रा कम से कम ऐसे देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो मुल्क है उसमें इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़रख़ेज़ मिट्टी है कि हम दुनिया को आईटी के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर, हम हमारे पास है वो कमी, वो जो एक जी। ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और हम कर सकते हैं। और पॉपुलेशन इतनी है कि अगर इस पॉपुलेशन को, आज अगर हम चाइना को पॉपुलेशन के हवाले से देखें, तो हम देख रहे हैं कि यार
दुनिया के हर हिस्से में उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाकर और पहुंचा दिया, हर जगह बैठे हुए। आज अमेरिका में एक दुकान पर, चाइनीज शॉप पर, अगर कोई चाइनीज सिल्वर के बुंदे बेच रही है और कोई अमेरिकन खरीद के वापस आती है कि मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ रिटर्न पॉलिसी बहुत सॉलिड है कस्टमर की, और कस्टमर के हक में होता है, नो मैटर कि कितने का गया वो बुंदा वापस कर रही है जो सिर्फ $10 का है। चाइनीज लेने को तैयार नहीं है वापस, कि तुमने इसको ट्राई किया है, स्किन से लग गया, मैं वापस नहीं लूंगी, और उस पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एंड यू डो, मतलब आई डोंट नो कि आप बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन वो चाइनीज अमेरिका में बैठकर उस अमेरिकन से ये कह रही है कि उसने कहा कि तुम लोग आते क्यों हमारे मुल्क में, चाइना जाओ वापस। She replied कि go and ask to ओबामा कि वो हमें वीजे क्यों दे रहा है। Now I must add here, you have a very wonderful and valid point. पहली बात तो अमेरिका को मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, और कोई भी टोल फ्री नंबर डायल करो तो उसमें चाइनीज का एक ऑप्शन इसीलिए आता है क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या अमेरिका की चाइनीज है, और यहाँ तक कि स्पेनिश में कोई फर्दर ऑप्शन, इंग्लिश में कोई फर्दर ऑप्शन नहीं आता, लेकिन चाइनीज में फर्दर आता है चाइनीज या मैंड्रिन, है ना। तो ये कोई अगर अमरीकी भी अगर अमेरिका में किसी चाइनीज को बोलता है तो उसका मतलब वो हमारा हिंदुस्तानी जो कहते हैं ना भक्त टाइप का होगा, उसी का इतना दिमाग चलता है। बट वंडरफुली सेड, आई मस्ट से दिस दैट भारत के अंदर जो आपने जैसे चाइना, अमेरिका या दूसरे देशों का उदाहरण दिया, और कैसे हमारे पास इंडिया में पोटेंशियल होने के बावजूद, देखिए हमारे इंडिया में बहुत पोटेंशियल था, है और रहेगा, और इसका इस्तेमाल, इस पोटेंशियल का विद इन इंडिया अपने आप को डेवलप करने के लिए पिछले कई सालों से होता आया है। ऐसा नहीं कि कोई 5-6 सालों से, 50-60 सालों से, 70 सालों से भारत जो है जैसा भी है डेवलप होता गया है, और इसी तरीके से हमारे पोटेंशियल को हमने एक्सपोर्ट भी किया है। व्हेन आई से एक्सपोर्ट, इसका मतलब बहुत से लोग हमारे इंडिया से बाहर दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं, और वो हमारा एक्सपोर्ट ही एक तरीके का माध्यम कहा जा सकता है। एंड सिमिलरली टेक्नोलॉजी भी हमने एक्सपोर्ट करी है, और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो अटक गया है मामला पिछले कुछ सालों में भारत में, उसका कारण सिर्फ ये है कि हर लाल मुंह का बंदर हनुमान जी नहीं होता। जब तक देश ये नहीं समझेगा, यानी कि एक बहुत बड़े तबके की बात कर रहा हूं, तब तक ये जो इस समय ढलान उतर चल रही है हमारी जो देश की हालत, ये बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं अमेरिका में जितने भी एनआरआई रहते हैं या विजिट कर रहे हैं इंडियंस, जो बड़ा मोदी जी का तारीफ करते हैं, वो उनसे ही चाहूंगा मैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, वहां से वो अमेरिका से आते हैं, इंडिया में थ्रिफ्ट शॉप से $1 की शर्ट मुझे देते हैं तो मुझे लगता है कुछ लेके आए। कम से कम आप एक चीज और दे दीजिए इंडियंस को, हमारे भाई बहनों को, जब आप बात करते हैं कि लाल मुंह का हर बंदर हनुमान जी नहीं होता, एक लाइन बोलेंगे सारे भारतीय समझ जाएंगे। एनआरआई से मेरी इतनी गसर था, क्योंकि बड़ा परचम लहरा था एनआरआई का हमारा। हाँ, नो डाउट अबाउट इट, और बहुत बड़ा हाथ है इस हुकूमत को खड़ा करने में एनआरआईज का। दैट इज अनदर पॉइंट, हम लोग किसी वक्त बात करेंगे उस पर। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू रजिया जी।